हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फील्ड्स। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में एंड ब्रिटिश क्राउन के रूल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो स्टार्ट हुआ था 1600 एडी से 1857 तक। और अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन की तो वो 1858 से 1947 तक रहा था। ठीक है जी। तो अगर हम सबसे पहले 1600 एडी की बात करते हैं तो चार्टर एक्ट ऑफ 1600 एडी सबसे पहला एक्ट था। इसमें बेसिकली ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ वन। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक ट्रेड मोनोपोली दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, कि 15 ईयर्स के लिए, फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट के साथ व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, बाकी और कोई भी नहीं आएगा ट्रेड करने। इनके पास फुल अपॉर्चुनिटी थी, ट्रेड मोनोपोली उनको मिल चुकी थी। ठीक है। अब जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो उस टाइम पे इनके पास 30133 पाउंड्स इतने इनके पास पैसे थे। और इनके पास टोटल पार्टनर जो थे वो थे 217 जो थे इनके टोटल पार्टनर थे। और उस टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उस टाइम पे जो इंडियन रूलर थे वो थे अकबर। ठीक है जी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली टोटल 24 मेंबर्स थे, 24 पर्सन थे, जिसमें एक था आपका गवर्नर जनरल, एक था आपका डिप्टी गवर्नर और 22 अदर मेंबर्स थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1726। इसमें क्या होता है कि इसमें बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी को राइट मिल जाता है कि वो लॉ बना सकते हैं। पहले ये राइट जो था वो सिर्फ इंग्लैंड के पास था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही था कि सिर्फ वही राइट बना सकते हैं, लेकिन अब उनको 1726 में राइट मिल गया था बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को कि वो अपने राइट्स बना मतलब लॉ लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, वो थे आपके फेडरिक। और ये जो कमेटी बनी थी, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था वो एक सीक्रेट कमेटी से बना था। ठीक है। और इनका मेन बेसिकली ऑब्जेक्ट था कि वो कंट्रोल कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, इम्प्रूव कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और प्रोहिबिट कर पाए जो भी उनको पर्सनल गिफ्ट या फिर कोई भी वो चीज़ें लेते थे, जो कोई भी करप्शन चीज़ें जो चल रही थी उसको रोक पाए। तो ये इनका बेसिकली मोटिव था। अब 1773 एक्ट में क्या हुआ था कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी बेसिकली। और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पे एक जज था, सर एल्फी, एलिज़ा एल्फी, और 3 अदर जज भी थे यहाँ पे। ठीक है जी। 3 अदर जज भी थे यहाँ पे। अच्छा, अगर इनके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आपको प्रीवी काउंसिल में जाना पड़ेगा जो कि लंदन में है। अगर आपको इनके अगेंस्ट कुछ बोलना है तो आपको प्रीवी काउंसिल में जाना पड़ेगा जो कि लंदन में है। 1773 एक्ट में जो बंगाल थी वहाँ पे बेसिकली 3 प्रेसिडेंट, वहाँ पे बंगाल में जो कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड दिस बॉम्बे, उसमें से जो बंगाल जो था उसके गवर्नर जनरल थे, आपके पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 के एक्ट में ये हुआ था। अब हम नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट में हमारा आ जाता है पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम इसमें जो है बेसिकली ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाएगा। इसमें कंपनी के पास बेसिकली 2 चीज़ें होंगी। अब एक तो कंपनी जो है कंपनी कमर्शियल और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन उनके सेपरेट हो गए। जो भी कमर्शियल चीज़ें हैं वो सेपरेट हो गई, पॉलिटिकल चीज़ वो सेपरेट हो गई। ठीक है जी। अब जो कमर्शियल चीज़ें हैं उसमें क्या आएगा, वो देखेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें हैं वो देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या है, इंग्लैंड के 6 मेंबर्स हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण करने के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें 1793 के एक्ट की, नेक्स्ट इज दिस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी वो इंक्रीज़ कर दी गई फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, मतलब 1813 तक अब उनके पास ट्रेड मोनोपोली रहेगी। ठीक है। 20 साल के लिए और इंक्रीज़ कर दी। अब इसमें जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उसके जो मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स जो हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, तो उसकी जो सैलरी थी वो कहाँ से आएगी, वो इंडियन रेवेन्यू से आएगी। क्यों आएगी भाई, इंडियन रेवेन्यू से उनकी सैलरी आएगी। ठीक है। अब 1813 तक जो है उनका
उनको ट्रेड मोनोपोली इंक्रीज़ कर दी। अब 1813 में क्या होता है, इन 1813 में चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली छोड़कर बाकी सब जो भी और कोई भी ट्रेड वो कर रहे थे, जैसे कि मसाले के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, वो एंड कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये चाय का व्यापार ही कर सकते हैं इंडिया के साथ। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर तरह से जो है अपनी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है उनके पास, अब सब कुछ उनसे हट चुका है। ठीक है, अब उनके पास कोई भी ट्रेड मोनोपोली नहीं है। अब हम 1813 की अगर बात करें, जैसे कि अभी हमने पढ़ाई था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय या फिर चाइना के साथ ही मतलब उनका था, बाकी सब कुछ हट चुका था। इंडिया का जो ट्रेड था वहाँ पे मतलब सभी चीज़ के लिए बंद कर दिए थे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, फर्स्ट टाइम जिसने अपने रिलीजन को स्प्रेड किया था इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी कि इंडियन एजुकेशन पे स्पेंड करने पर ईयर 1 लाख रुपए स्पेंड करने की बात की गई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब जो है उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है। और जो आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जितनी भी ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म हो चुकी थी, जैसे कि चाइना और चीन के साथ भी थी 1813 में, वो भी खत्म हो चुकी थी। अब 1833 तक सब कुछ खत्म हो चुका था। गवर्नर जनरल में बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जैसे कि 1773 में एक्ट में 4 मेंबर्स थे, 1784 में आपके जो है 3 मेंबर्स हो गए। ठीक है, और 1833 में आपके 4 मेंबर्स थे। जो 4th मेंबर था वो लॉ मेकर था, उसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं थी। वो सिर्फ काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकता था, बट उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं थी। अब लॉ में बेसिकली गवर्नर जनरल जो है वो कॉडिफिकेशन करते हैं लॉ की। कॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ भी चेंज करना या कुछ भी चीज़ें मॉडिफाई करना, तो वो गवर्नर जनरल करेंगे। ठीक है, अब लॉर्ड मैकॉले जो थे वो आपके पहले मतलब वो लॉ कमिश्नर थे, वहाँ के लॉ कमिश्नर थे। और जो अब 22 लॉ कमिश्नर है वो आपके ऋतुराज अवस्थी है। ऋतुराज अवस्थी अब जो है आपके लॉ कमिश्नर हैं। अगर हम बात करें दिस 1833 एक्ट की, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो है लॉ बनाते थे ब्रिटिश इंडिया के लिए। 1833 के एक्ट में स्लेवरी को भी इलीगल कर दिया गया। और यहाँ पे जो है इसको बेसिकली 1843 मतलब इस एक्ट के थ्रू 1843 में इलीगल किया गया था, बेसिकली इलीगल कर दिया गया था स्लेवरी को। और वो कहते हैं लॉर्ड एलन वरो ने इस चीज़ के ऊपर काम किया था। अब अगर हम बात करें 1833 में डिस्क्रिमिनेशन को भी एंड कर दिया गया कि किसी भी पोस्ट के ऊपर मतलब उस बेसिस के ऊपर, रिलीजन्स के बेसिस के ऊपर या किसी भी चीज़ के बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जो है बीज को बोया था। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करी गई थी कि अब पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अगर अब हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की, तो ये लास्ट एक्ट है अंडर दिस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ये जो है बेसिकली यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी बात करी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है। सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है ये, बट सिर्फ और सिर्फ लंदन में। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे लंदन में जाके एग्ज़ाम दे पाएगा, बट ये स्टार्ट सिर्फ लंदन में हुए थे। बाद में जाके यहाँ पे कुछ बात हुई थी तो लंदन और इंडिया दोनों में होने लग गए थे। और इनके कुछ एज से रिलेटेड भी आर्टिकल्स आए थे, वो भी हुआ था। ठीक है, अब 1854 में बेसिकली लॉर्ड मैकॉले ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें जो है गवर्नर जनरल बेसिकली जो ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था ये 1854 में लॉर्ड मैकॉले ने स्टार्ट करवाया था। तो ये आपके कुछ एक्ट्स थे जो कि हमने पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ब्रिटिश क्राउन हुआ था, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो मतलब एक्ट्स हुए थे वो हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कीप योर कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।